हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना? उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था इकोनॉमी का। आज बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्फ्लेशन का। कौन सा टॉपिक? इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। जब मुद्रा स्फीति के बारे में बात करेंगे तो पूरा एकदम से 360 व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि इसका फर्क क्या होता है, आखिर मुद्रा स्फीति होती क्या है ना? तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो मुद्रास्फीति को डिस्कस करते हैं, इन्फ्लेशन को। आखिर इन्फ्लेशन होती क्या है? आखिर इन्फ्लेशन होती क्या है? अगर मैं इसके जनरल मीनिंग की बात करूं तो इसको बोलते हैं महंगाई। इसको क्या बोलते हैं? महंगाई। बट महंगाई जो है ये सिर्फ एक इसका कारक मात्र, कॉजेज है ना? एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। तो एक्चुअल डेफिनेशन इन्फ्लेशन की है क्या कि व्हेन द प्राइस राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जब वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, जिससे जो सेविंग्स है, जिससे जो सेविंग्स है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। या फिर इससे क्या होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसको क्या हो जाती है? डिक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि जो घरेलू मुद्रा है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो उसको भी क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन ही बोलते हैं। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है, एक मिनट और, बस दो एक मिनट लेता हूँ और फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ये सेटअप बिगाड़ दिया था बच्चों ने। मेरे को लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो लौटते अपने टॉपिक पर। मैंने कहा कि जब वस्तु और सेवाएं के प्राइस लगातार बढ़ता चला जाए उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसका प्राइस कितना है? एक समय पे 100 रुपया था और इसका प्राइस बढ़कर कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? मान लेते हैं इसका प्राइस बढ़कर हो जाता है 110 रुपये। ये किसका प्राइस है? पेन का, है ना? पेन का प्राइस है। तो बढ़कर कितना हो जाता है? 110 रुपया। तो यहाँ कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन जो 10 रुपया बढ़ जा रही है इसको क्या बोलते हैं? जो प्राइस बढ़ गया इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये जो 100 है और +10 है, मतलब पहले मैं एक 100 रुपये का नोट लेके जा रहा था और शॉपकीपर को देता था और वो मेरे को बदले में क्या दे देता? ये पेन दे देता था। तो मतलब चीजें नॉर्मल थी। फिर हुआ क्या कि जब इसका प्राइस बढ़ गया, मतलब मैंने कहा कि इस पेन का प्राइस बढ़ गया है, आपने कहा कि सर पेन का प्राइस नहीं बढ़ा है बल्कि परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। दोनों ही कंडीशन क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है। और आपके एग्जाम में दोनों ही कंडीशन पूछी जाती है ना? ऑप्शन क्या आता है कि निम्नलिखित में से इन्फ्लेशन का मतलब है? पहला,
कंटिन्यूसली प्राइस राइजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य निरंतर बढ़ जाता है। दूसरा, डिक्रीजिंग द परचेसिंग कैपेसिटी या परचेसिंग पावर ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी है। बोथ आर कंडीशंस आर नोन एज द इन्फ्लेशन। दोनों ही कंडीशन क्या है? इन्फ्लेशन की। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन वहां पर जनरेट होते हैं। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो डोमेस्टिक करेंसी का जो प्राइस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उस डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस में कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मतलब पहले 100 रुपए के नोट लेके जा रहा था, तो शॉपकीपर मेरे को क्या कर दे रहा था भाई? पेन दे रहा था। लेकिन अब क्या होता है? अब क्या होता है पेरेंट्स? एक मिनट, पूरा सिस्टम ही बिगाड़ देते हैं ये बच्चे। एक दिन भी अगर इनको इधर उधर हो जाओ। तो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर घटने को मैं बता रहा था कि पहले 100 रुपए का नोट लेके जाता था, तो शॉपकीपर मेरे को ये वाला पेन दे देता था। लेकिन अब हुआ क्या है कि अब ये पेन नहीं देता। मतलब मेरे को उसके साथ 10 रुपए का नोट और देना पड़ रहा है, सिक्का देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि जो औकात है ना, अगर मैं आपकी लैंग्वेज बोलूं तो अगर औकात है 100 रुपए की, वो क्या हो गई है? गिर गई है। दोनों ही क्या है? इन्फ्लेशन है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है एस्पायरेंट्स, ऐसे लिख लेंगे ना, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन कंजप्शन कॉस्ट भी क्या होती है? कंजप्शन कॉस्ट भी बढ़ती है। और सेविंग्स ऑटोमेटिक क्या होती है? कम होती है। सेविंग क्या होती है? ऑटोमेटिक कम होती है। इस आइए इस जो मैंने रिलेशन लिखा है इसकी बात करते हैं, इसको समझाते हैं कैसे कैसे, है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है? उनकी इनकम मान लेते हैं 10,000। कितना? 10,000 इनकम है। और नॉर्मल कंडीशन में वो खर्च करता है, नॉर्मल कंडीशन में जो वो खर्च करता है, मान लेते हैं वो 6,000 खर्च कर देता है, 6,000। तो उसकी सेविंग कितनी है? भी सेविंग उसका 4,000 पर मंथ है ना। 10,000 उसकी इनकम है भाई, 6,000 खर्च कर दिया, तो 4,000 क्या बचा उसके पास? सेविंग बचा। लेकिन अभी भी उसकी जो इनकम है वो क्या है? 10,000 है। 10,000 है ना। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब पहले वो एक मिल्क ला रहा था, तो 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर, जितना भी ला रहा होगा, पहले 70 रुपए लीटर में ला रहा था। लेकिन अब इन्फ्लेशन के कारण दूध दूध कितना हो गया? मिल्क जो लाना है वो 75 रुपए लीटर हो गया। पहले ब्रेड लाता था, तो ब्रेड कितने में ला रहा था? ब्रेड मान लेते हैं कि 30 रुपए की एक पैकेट ला रहा था, अब वो कितना हो गया? 35 हो गया। चीनी कितने में ला रहा था? पहले 30 में ला रहा था, अब चीनी 35 रुपए पर केजी होगी। हालांकि ज्यादा है प्राइस, बट समझाने के लिए आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। या जो डेली लाइफ की चीजें थी, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन बढ़ा तो सबका प्राइस लगातार बढ़ा ही होगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे वस्तु और सेवाओं का प्राइस बढ़ता जाता है और कंजप्शन कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। और जो सेविंग्स होती है व्यक्ति की ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट कर देती है। मतलब यहां से इतना इसने कितना एक्सपेंडिचर कर दिया? यहां से इसने जो एक्सपेंडिचर कर दिया, मान लेते हैं 8,000 कर दिया, कितना? 8,000। और जो इसकी सेविंग है, अब सेविंग्स कितनी है? 2,000, है ना, 2,000। तो ये इसी रिलेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है? और दूसरा, कि जो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन है वो एडवर्सली अफेक्ट किसको करता है? जो पुअर सेक्शंस होता है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, जो समाज का सबसे गरीब तबका होता है उसको क्या करता है? इफेक्ट करता है, क्योंकि इस तबके के पास सरप्लस नहीं होता है, सरप्लस
नहीं होता है, बिकॉज हैव नॉट सरप्लस। जैसे दो व्यक्ति को लेते हैं हम, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, जो क्या है, एक रिच पर्सन है, जो क्या है, एक रिच पर्सन है, जिसकी इनकम कितनी है, 1 लाख है, जिसकी इनकम कितना है एस्पायरेंस, 1 लाख है, और इसके खर्चे जो हैं, मान लेते हैं 30,000 खर्चे हैं, 30,000 क्या है, 30,000 इसका खर्चा है, और 70,000 इसका क्या है, सेविंग है। 70,000 क्या है इसका एस्पायरेंस, सेविंग है। अब मान लेते हैं कि ड्यू टू इन्फ्लेशन दिस एक्सपेंडिचर इज कितना हो जाता है, ये बढ़ के मान लेते हैं 50,000 हो जाता है ना, 50,000 हो जाता है, और ये भी कितना हो जाएगा, फिर सेविंग भी 50,000 हो जाता है। डन। तो 50,000 ही इनकम इसकी, सॉरी 1 लाख इनकम है, 50,000 ये एक्सपेंडिचर करता है और 50,000 सेविंग कर लेता है। तो इसने अपना एक फंड भी बना रखा होगा, मान लेते हैं इसके पास यहां पहले से ही 1 लाख का फंड, जो इसके लिए बड़ी बात नहीं है, जो इसके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाई जो व्यक्ति एक महीने में 70,000 रुपये बचा रहा है, जो एक महीने में 70,000 रुपये बचा रहा है, या इन्फ्लेशन के कारण 50,000 रुपये बचा रहा है, 2 महीने में 1 लाख कर लेगा, तो इसके लिए बड़ी बात नहीं है। जबकि दूसरा पर्सन है जिसकी सैलरी कितनी है, 10 है, इनकम, इनकम कितनी है, 10,000 है, और जो इसका जो खर्चा था वो भी कितना था, 5,000, और जो सेविंग थी 5,000 था। लेकिन ये एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन के कारण बढ़कर हो जाता है 7,000 या 8,000, 7,000 या 8,000। तो मान लेते हैं 8,000, मान लेते हैं, यहाँ पे एक ही लिख लेते हैं, 8,000 एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो जो ये यहाँ पर बचा है 2,000, ये क्या है, इसका सेविंग है। तो जो इसने यहाँ पर 1 लाख बचाया है, इस 1 लाख को ये क्या कर देता है, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कर देता है। तो इस इन्वेस्ट पे मानो इसने कोई क्या किया, कंपनी के शेयर खरीदे, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी, या कुछ भी काम इसने ऐसा किया जहां से इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो इसका प्रॉफिट बनेगा, इसको वो काउंटर करने में लगा देता है, उस पैसे को वहां पर जो इन्फ्लेशन के कारण इस व्यक्ति पर पड़ा था। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने वो कहीं पर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो 6% की इन्फ्लेशन रेट है, तो वहां से प्रॉफिट 6% से ज्यादा ही आएगा। तो जितना कमी मेरी सेविंग में हो रही थी, उससे ज्यादा मैं यहां से कमा लूंगा। क्योंकि आपको पता होगा 2,000 से 4,000 बनाना कठिन है, 1 करोड़ से 2 या 2 करोड़ से 4 करोड़ बनाना आसान है ना, क्योंकि पैसे से पैसा ही बनाया जा सकता है ना। आप समझते होंगे इस बात को, ठीक है, इस बात को आप समझते होंगे। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट, कॉज के आधार पर, है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 प्रकार के। पहला कौन सा भैया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक टॉपिक को समाप्त कर देंगे, हाँ? तो ऐसा भी नहीं होगा कि भगदड़ मचाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। इस बात से आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और मेरा ये नेचर है
कि चाहे 10 घंटे की बजाय 15 घंटे लग जाए, चाहे 20 घंटे लगना होगा किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते में, 20 घंटे की बजाय 25 घंटे लग जाए, तो मेरे को कुछ नहीं, 2 दिन 4 दिन और एक्स्ट्रा यहाँ पर आके खड़ा होना होगा इंस्टीट्यूट में और आराम से चीजें चल जाएंगी। लेकिन जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके प्रति, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज में मैं कमी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है ना। ये आपका अधिकार है कि आपको वीडियो मिले क्योंकि आपने पे किया है, लेकिन आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है। वो ड्यूटीज क्या है? वो ड्यूटीज ये है कि आप अच्छे से पढ़ें ना, अच्छे से सिलेक्शन लें, आप अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने फादर का, या अपने आसपास का, अपने गांव का, अपने जिले का, सबका नाम रोशन करें। उसके बाद आप मेरा नाम भी बता सकते हैं। मैं अपना नाम बता देता हूँ, अंकुर शर्मा मेरा नाम है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो कुछ छोटे टॉपिक है वो एक दिन में हो जाएंगे, जो बड़े टॉपिक हैं उनको एक एक दिन में कर रहे हो, 2 2 दिन में कर लेंगे। चलो आते हैं लौट के टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। आखिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है? तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, किसी अर्थव्यवस्था में जब टोटल डिमांड टोटल सप्लाई से ज्यादा हो जाए। एक एरो तो आप जानते ही होंगे, टोटल डिमांड क्या हो जाए? टोटल सप्लाई से ज्यादा हो जाए। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे हाथ में क्या है? ये पेरेंट्स पेन है, और इसके प्राइस कितना है? 100 रुपये है, 100 रुपये है। और मार्केट में इसकी क्वांटिटी कितनी आती है पेरेंट्स? मान लेते हैं 10 क्वांटिटी, और खरीदने वाले 8 9 10, 8 9 10 यही काम चलता है। 8 8 9 लोग खरीदते हैं। एक महीने की बात कर लेते हैं, एक महीने में 8 या 9 10 लोग खरीदते हैं, और सप्लाई 10 11 तक होती रहती है। मान लेते हैं 10 ही ले लेते हैं। सप्लाई मतलब बन के आना मार्केट में कितना? 10 पेन आ जाते हैं एक महीने में, और इसकी कंजप्शन जो है, जो डिमांड है वो 8 पेन की है। तो प्राइस नॉर्मल चलेगा, मतलब 100 रुपये का प्राइस है तो 100 रुपये का ही चलेगा। अगर ये प्राइस बढ़ जाए और डिमांड के कारण बढ़े, मतलब कैसे? मार्केट में पेन कितना आ रहा है? बनकर 10 ही पेन आ रहा है। मार्केट में पेन कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 10 पेन आ रहा है, बट डिमांड ज्यादा होगी, 15 लोग खरीदने वाले हो गए, 15 लोग खरीदने वाले हो गए। तो फिर होगा क्या? आपके पास 10 पेन है और 15 लोग आपके सामने खड़े हुए, आप भी क्या कह देंगे? आपके दिमाग में एक माइंड जाएगा कि आज तो 100 रुपये में बेचने वाला नहीं हूं, है ना। चाहे जो हो जाए, आज तो 100 रुपये में नहीं बेचूंगा, ये जाएगा माइंड में। इसके कारण क्या हो जाएगा? एक शॉपकीपर स्मार्ट बनेगा और बोलेगा कि ठीक है, आज से इस पेन को मैं 110 रुपए में बेचूंगा, जिसको लेना है और वो ले जाइए, जिसको नहीं लेना, देखो डिमांड है मतलब खरीदेगा तो है। जैसे कोविड के दौरान में आपने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे कोई भी ऑनलाइन में नहीं था। एक दो इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया जाए तो ऑनलाइन, मतलब किसी के भी ऐप नहीं थे, कोई भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था। लेकिन जब से कोविड आया, कोविड आने के बाद से जो ये डिजिटल पैनल है, जो ये पैनल है और जो ये कैमरा है, जो ये माइक लगा रखे हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपने देखा होगा, अब अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो पहले इतना ज्यादा ऐप वगैरह का कोई शोर शराबा नहीं होता था, सब लोग ऑनलाइन में नहीं थे, ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। 600 700 लोग क्लास में बैठा हुआ करते थे और आराम से पढ़ाते थे, तो पढ़ाना आसान था और कोचिंग्स वालों को भी एक मोटा पैसा मिलता था, क्योंकि ऑफलाइन में फीस ज्यादा होती है। क्योंकि भाई अब वहां पर बैठे हैं, आप वहां की एसी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, सीट को घेर के बैठे हैं, उसका रेंट है जहां पर आप बैठे हैं, तो सारी चीजें आपकी जुड़कर आती हैं, और अब वो कहाँ जुड़ती हैं? आपकी फीस पर आकर जुड़ती हैं। लेकिन अब क्या है? अब सब ऑनलाइन में आ गया है ना। तो आपने देखा होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में फीस दोनों में अलग अलग भी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में वो सेम भी होती है, सेम भी रहती है, वो वेरी करता है। लेकिन मेरा समझाने का पर्पज यहाँ फीस का नहीं है, समझाने का पर्पज पर्पज मेरा यहाँ पर यह है कि
डिमांड के कारण जब किसी वस्तु या सेवा मतलब गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस राइज कर जाता है, उसी को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, की मतलब डिमांड के कारण उसको धक्का दिया गया है प्राइस को। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं लिखता हूं, तो एक डायग्राम के थ्रू लिखता हूं, यहां लिखता हूं हाई डिमांड, हाई डिमांड एंड सप्लाई क्या है, लो सप्लाई, हाई डिमांड एंड लो सप्लाई। इसके कारण क्या हुआ, प्राइस राइज किए, किसके, गुड्स के और सर्विसेज के, गुड्स के और सर्विसेज के। इसके कारण क्या हुआ, जो परचेसिंग पावर है या सिलेक्शन डिक्रीज ऑफ करेंसी, और इसी को क्या क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्योंकि ये डिमांड के कारण है तो इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये ग्राफ अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर कहीं भी कोई चीज नहीं जाएगी। इसको यहां से इरेज कर देता हूं ना, ये बीच में आपको डिस्टर्ब करेगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कुछ डिस्टरबेंस हो, है ना, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य की पहचान अर्जुन से है, द्रोणाचार्य की पहचान अर्जुन से है, और मेरे अर्जुन आप हैं। मेरे अर्जुन कौन है, आप हैं। ठीक है, आप भी खुश हो जाते कि वाओ आई एम अर्जुन, मैं भी खुश हो जाता हूँ कि ये वाओ आई एम द्रोणाचार्य। ना तो मैं द्रोणाचार्य हो रियल में, ना आप अर्जुन, बट समझने के लिए कह सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दूसरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये क्या है कि भाई, ये पेन मैं पहले बना रहा था, समझ लेंगे यहाँ पर, फिर मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पर समझाऊं। पहले मैं इसको बना रहा था, कॉस्ट प्राइस कितना कितना आ रहा था इसको बनाने में, 95 आ रहा था सीपी ना। कॉस्ट प्राइस जानते होंगे आप, है ना, वनडे एग्जाम वाले तो आपको तो मैथ एकदम से शार्प रहता है, मैथ रीजनिंग। तो हुआ क्या यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस कितना है एस्पेरेंट्स, 95, और सेल प्राइस 100, सेल प्राइस तो मतलब 95 में ये पेन बन रहा था, 5 रुपए का मार्जिन ले रही थी गवर्नमेंट क्या कंपनी, और 100 रुपए में आपको मिल जाना, आपको मतलब आपको और मेरे को, मैं हम क्या कर रहे थे, खरीद पा रहे थे। लेकिन अब जो ये इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो इस पेन में जो भी रॉ मटेरियल लगे हुए, जैसे इसमें डायोड लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है, ये रबड़िंग लगी हुई है, रबड़ लगा हुआ है ना, जो आर्टिफिशियल फाइबर है ये लगा हुआ है, इस पर एक कलरिंग हुई है, इस पर ये जो ये वैक्यूम का टैब लगा हुआ है, यहाँ पर टैप लगा हुआ है, और बहुत सारी चीजें जैसे लेबर चार्ज। देखो इन्फ्लेशन बढ़ा है, सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, लोग कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पर जुड़ती हैं तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, ये सब जानते हैं आप, फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये कितना हो जाता है, मान लेते हैं ये हो जाता है 98 का, 98 का। तो क्या अब कंपनी 98 का बना रही है, तो क्या 100 में बेच पाएगी, है ना। अब ये मत कहना कि 2 रुपये तो बच रहा है, क्योंकि भाई 2 रुपये बच रहा है वो ठीक बात है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो 5 रुपये बच रहा था, पहले तो 5 रुपये बच रहा था। तो कंपनी क्या करेगी कि ठीक है, अब हम इसको बेचेंगे 103 रुपये में। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम पेन की बात कर रहे हैं। अब कितने में बेच रहा है, 103 रुपये में बेचेंगे। तो जो ये 100 रुपये से हम 3 रुपये की तरफ आ गए, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमने ये पे कर दिया, ये तो यहाँ पर 3 रुपये हमने क्या किया है,
एक्स्ट्रा पे। तो कंज्यूमर क्या कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, कि नहीं पहले ये पेन जब मैं जा रहा था ना तो 100 का लेके आ रहा था सर, इस बार जब मैं गया हूँ तो 103 का लाया, मतलब महंगाई बढ़ गई है। जो महंगाई बोलते हैं उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। क्योंकि देखो हम जब पढ़ रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, जब इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं और मैं आपको यहाँ से पढ़ा भी रहा हूँ तो कुछ अलग टर्म यूज करेंगे, कुछ अलग टर्म यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इन्फ्लेशन, इसलिए मैंने नहीं, मतलब हर टीचर इकोनॉमिक्स का ही करता है। कभी आप सोचे कि बताओ सर मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, अरे महंगाई कह दिए होते क्या दिक्कत हो जाती, है ना? तो सुनते क्या दिक्कत है इस जेंटलमैन को तो वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी एक ग्राफ बनाते हैं कि जब कॉस्ट बढ़ जाए, क्या हो जाए? कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट बढ़ने से लो प्रोडक्शन होगा, है ना? तो यहाँ से इस ग्राफ को बना लेते हैं कि कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, और जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। तो जब प्रोडक्शन कम हुआ एस्पेरेंट्स, तो उसके कारण सप्लाई भी क्या हो गई? चलते समय के साथ कम हो गई। और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बनी हुई है, तो वो डिमांड जनरेट हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी हाई डिमांड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी हाई डिमांड में। फिर से वही डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला जो फ्लो चार्ट है उसको क्या कर देंगे? कंटिन्यू कर देंगे, है ना? आसान है, अभी आसान लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे चीजें, दिन में तारे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, इसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ। अगर दिन में तारे नजर आने लगेंगे तो फिर मेरा यहाँ होना किस काम का है? मेरा यहाँ होना किस काम का है? तो आप चिंता ना करिए, इकोनॉमिक्स को आपका ऐसा करा के जाऊंगा। अगर जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम से शार्प हो जाएंगे। एग्जाम चाहे कोई सा हो, जिस एग्जाम में बैठेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को उड़ा कर आएंगे, मतलब छोड़ कर आएंगे, एकदम से सही करके आएंगे। बस इकोनॉमिक्स है ना, बुक्स ने क्या बनाया है? बहुत कठिन बना दिया, क्योंकि इतना बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिख दी है। उन लैंग्वेजेस का कोई मतलब नहीं है, उन लैंग्वेजेस का कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज का मतलब नहीं है, मतलब किसका? कॉन्सेप्ट का। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो चाहे आपको 2 घंटे में लिखवा, चाहे आपको 200 शब्द में लिखवा लो उसको, चाहे 50 शब्दों में लिखवा लो, मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। तो जैसे यहाँ पर पकड़ लिया कॉन्सेप्ट की, प्राइस का बढ़ जाना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। अब भैया उसके बारे में आप चाहे जो पूछ लो, लिख सकते हैं, प्राइस राइज हो जाएंगे और इसके कारण डिक्रीज डिक्रीज परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द करेंसी। और इसी को बोलते हैं अपन लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन है किसके कारण? ये कॉस्ट के बढ़ जाने के कारण, या कॉस्ट प्राइस के बढ़ जाने के कारण है। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है कुछ इसमें? नहीं है ना कुछ भी। डन, आगे चलते हैं। तीसरा जो इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा टाइप्स है, वो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। आखिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता क्या है उसकी बात करें, कि मतलब जब डिमांड भी बनी रहे और सप्लाई भी अच्छी खासी हो मार्केट में, मतलब जब इकोनॉमी में डिमांड भी अच्छे से बने रहे लेकिन सप्लाई भी अच्छे से, बट कुछ सम स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ना होना, रोड की फैसिलिटी ना होना, होर्डिंग होना, ब्लैक मार्केटिंग हो जाना, या कार्टिलेशन हो जाना।
इन सब के कारण जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही रूप से नहीं होती है या जो सप्लाई सही डिमांड तक नहीं पहुंचती है, उसलिए होती है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जैसे अगर मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल लेना चाहूं तो एमपी, मध्य प्रदेश, जहां पर प्याज और टमाटर खूब मात्रा में होती है। तो वहां के किसान, आपने देखा ही होगा, हर साल न्यूज में रहता है कि वहां के किसानों को उचित प्राइस नहीं मिला जितना वो चाह रहे थे। मतलब उनका वो कॉस्ट भी नहीं निकला जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी था। मतलब जिस फसल को उगाने में जितना पैसा लगा उतना पैसा भी उनको वहां पर नहीं मिल पाया। तो उन्होंने क्या कर दिया, खेत में ही प्लगिंग कर दी, खेत में ही उस फसल की जुताई कर दी, ट्रैक्टर घुमा दिया वहीं पर। क्योंकि उसको काटे, फिर रेंट करे, रेंट का ट्रैक्टर करे, फिर उसको मंडी में लेके जाए, फिर वहां 2 रुपया किलो उसका प्राइस लगे। तो उससे अच्छा समझता है कि वो किसान की एक काम करता हूँ, खेत में ही जोत देता हूँ, खेत में ही जुताई कर देता हूँ, प्लगिंग कर देता हूँ। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि डिमांड दिल्ली में ज्यादा है, तो दिल्ली को एमपी से जोड़ दिया जाए कि मतलब वहां की फसल अगले ही दिन सुबह यहाँ दिल्ली में आ जाए। इतनी दूर तो नहीं, 5 घंटे लगते हैं, आ ही सकती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे यहाँ पर नहीं है। अगर बाई रोड आएंगे तो फिर टमाटर की जो सॉस रास्ते में ही बन जाएगी। या जो हमारे यहाँ पर अभी आपने देखा है, जो मालगाड़ियां चलती हैं, वो मालगाड़ियां नहीं है भाई, वो मालगाड़ियां है ही नहीं। वो लोहे का चैम्बर है, एकदम से गैस चैम्बर। उसमें अगर आदमी को भी बिठा दिया जाए तो आदमी की जो ये स्किन होती है ये भी निकलने लगी। आलू को अगर रख दो तो आलू बिना उबाले छिलने लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि भाई वो एकदम से आयरन का चैम्बर है, बॉक्स है पूरा। और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ना। और कहीं छाया में रोकते, छाव में तो रोकते नहीं, कहीं भी रोक के खड़ी कर देते हैं। एमपी से चलती है 12, 13, 14 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे तक में। कहाँ तक आती लगती है? दिल्ली तक आती है। क्यों? क्योंकि पहले पैसेंजर ट्रेन को निकालते हैं, उसको साइड में आउटर में रोक देता है, तो वो आते आते टमाटर खराब हो जाता है, सॉस बन जाती है उसकी। तो ये सारी डिफिशियंसीज हैं इसकी कारण। तो लिखना इफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इन द इकोनॉमी is sufficient, demand also remain, demand also remains normal, या हाई भी कह सकते हैं, नॉर्मल, बट ड्यू टू सम deficiencies such as एक एक करके नाम लिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होना, है ना? नीचे की तरफ हैरो लगा दिया है तो इसका मतलब नहीं होना, कम होना। या फिर जो हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज, जो हमारे यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है उनके कारण, या उसके साथ साथ जो होर्डिंग है, या उसके साथ साथ जो ब्लैक मार्केटिंग है, या फिर ब्लैक मार्केटिंग के बाद अगर हम बात करते हैं कार्टिलेशन के कारण, कि व्यवसायियों ने क्या कर लिया है, ग्रुपिंग कर लिया है, व्यवसायियों ने ग्रुपिंग कर लिया है। इन सभी जो डिफिशियंसीज हैं इनके कारण जब इन्फ्लेशन होती है उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल। तो तीनों ही प्रकार के इन्फ्लेशन की हमने बात कर लिया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर लिया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर लिया, और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की भी बात कर लिया। अब मेरे को नहीं लग रहा कि यहां से बाहर कोई भी एसएससी में या फिर एनडीए में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि अभी तक का जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो इतना ही है ना। वो क्या है? इतना ही है, यहीं तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये हमने देखा था कॉजेस के आधार पर इन्फ्लेशन की बात।
अब हम बात करते हैं रेट के आधार पर इन्फ्लेशन, रेट के आधार पर इन्फ्लेशन, रेट के आधार पर इन्फ्लेशन की। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट, based on the rate, types of inflation based on the rate। तो अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ रेट, द इन्फ्लेशन कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट टाइप्स, फोर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फर्स्ट कौन सा इन्फ्लेशन है पेरेंट्स? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, व्हेन इन्फ्लेशन रेट अप टू 3%, अप टू 3%, कि जब मुद्रास्फीति की दर 3% तक रहती है तब इसमें रखते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन में। क्रीपिंग इन्फ्लेशन देखने कहाँ मिलती है? कि जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्था, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट हो चुका है तो वहां पर ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, तो ग्रोथ रेट नहीं होती है तो इन्फ्लेशन भी वहां देखने को उतनी नहीं मिलती है। रोजगार के अवसर वहां पर जन्म ले चुके होते हैं तो सबकी आय एक स्टेबल हो चुकी होती है, सबकी इनकम क्या हो चुकी होती है? एक स्टेबल हो चुकी रहती है। दूसरा इन्फ्लेशन क्रीपिंग, क्रीपिंग को बोलते हैं रेंगती हुई, धीरे धीरे रेंग रही है, जैसे लेट के रेंगता ना आदमी, उस तरह से धीरे धीरे रेंगना। फिर आता है वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग, वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट कितनी रहती है? 3% से और 10% के बीच में रहती है, 3% और 10% के बीच में रेट रहती है, तब किस में आती है? वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन में काउंटर की मतलब कंसीडर की जाती है। तीसरा इन्फ्लेशन है हमारा रन अवे, रन अवे इन्फ्लेशन। रन अवे इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन रेट है, ये भी यहाँ भी इन्फ्लेशन की बात की थी मैंने, अभी और कुछ रेट समझ लिया, इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं, 10% से लेकर 30% तक होती है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत होता है, किसी भी इकोनॉमी के लिए बुरा संकेत होता है, और ये दिखाता है कि भाई अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब कोई प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपये था, मान लीजिए मेरे हाथ में टॉर्च है, ये मेरे हाथ में क्या है? टॉर्च है, इसका प्राइस होता है ना इसका प्राइस कितना है? 100 रुपये है, हाथ लग गया जल गया, 100 रुपये है, और इसका प्राइस एकदम से 30 रुपये हो जाए तो एकदम से बहुत महंगा हो गया, तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत होता है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप का, चौथा नंबर का जो है इन्फ्लेशन हमारा, वो है गैलोपिंग, GALLOPING, गैलोपिंग। और ये इसी को क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, कि जब इन्फ्लेशन रेट अबव 30% होता है, और यह किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए साइन है फेल्ड इकोनॉमी का। ये किसका साइन है? फेल्ड इकोनॉमी का, और ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक्सट्रीमली बैड कंडीशन है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक्सट्रीमली बैड कंडीशन है, एक्सट्रीमली
बैड कंडीशन है। तो पहला हमने देखा कि भैया क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट 0 से लेकर 3% तक है। 0 तो नहीं रहती किसी भी देश में, क्योंकि 0 का होने का मतलब अर्थव्यवस्था मर गई है ना। डेड इकोनॉमी आजकल ट्रम्प साहब बोल भी रहे हैं, ताई के साहब ट्रम्प ट्रम्प बोल भी रहे हैं कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, है ना। तो वो ट्रेड इंडिया के साथ नहीं कर रहे हैं। आजकल ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं? जो एक बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सुन सुनकर हंसी आती है कि डेड इकोनॉमी हमारी है, या फिर जो ट्रम्प है उनका दिमाग ही डेड तो नहीं हो गया। ठीक है, जाने दी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्या करेंगे, है ना। मैं एक टीचर हूँ, कमा पढ़ाता हूँ आपको, आपसे इनकम जनरेट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात कर रहे थे दूसरा, वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग की। जब इन्फ्लेशन रेट 3% से 10% रहती है, ये मेनली देखी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे इंडिया में। फिर उसके बाद हमने देखा रन अवे इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट 10 से 30% के बीच में हो जाए, और यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बुरा संकेत, बैड कंडीशन होती है ना। ये बैड कंडीशन होती है, और ये दिखाती है कि अगर अब कंट्रोल नहीं किया गया तो अब पूर्णतः कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो देश को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन जो फोर्थ वाली कंडीशन, गैलोपनिंग और या हाइपर इन्फ्लेशन, कहीं कहीं 6 भी दिख जाते हैं कि 6 टाइप से चीजें वही है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है कि जब इन्फ्लेशन रेट अबव 30% हो जाए, 30% से ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इट इज ए वेरी एक्सट्रीमली बैड कंडीशन फॉर इकोनॉमी, एंड इट इज द साइन ऑफ फेल्ड इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा संकेत है, और यह दर्शाता है कि वो अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। फेल्ड इकोनॉमी का साइन है, फेल्ड इकोनॉमी का साइन है, फेल्ड इकोनॉमी का साइन है। अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की, छोटे छोटे टॉपिक्स। ये एक अभी करते कि इस क्लास में अभी इतना ही रहने देते हैं, इस क्लास को अभी इतना ही रहने देते हैं, और इसको पार्ट 1 कर लेते हैं इन्फ्लेशन का, और जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट उसको पार्ट 2 कर लेंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी, है ना। क्योंकि अगर उसको करेंगे पार्ट सेकंड में, तो वहां पर फिर क्या बताऊं कि बहुत कम समय रह जाएगा, 10-15 मिनट में समाप्त हो जाएगी क्लास। तो रहने देते इतना ही। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कमेंट में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप लोग एकदम से पढ़ते रहिएगा, क्या करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और जाते जाते आपके लिए 2 लाइन में छोड़ के जाता हूँ, एकदम से आप इंजॉय करिएगा उनको, है ना, इंजॉय करिए। आपने सुना भी होगा कि त्याग दी सब ख्वाहिशें, त्याग दी सब ख्वाहिशें, कुछ अलग करने के लिए भगवान राम ने भी कुछ बहुत खोया, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए। नहीं आया समझ में, फिर से सुनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप ही का टीचर हूँ, जितनी बार सुनना आप सुन सकते हैं। कि त्याग दी सभी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, और रामचंद्र जी ने भी बहुत कुछ खोया, राजा राम थे तो रामचंद्र जी ने भी बहुत कुछ खोया भगवान श्री राम बनने के लिए, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहराने के लिए। मिलते नहीं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।